वहीं दूसरी ओर रश्मि के एक्सीडेंट की बात से बेखबर आस्था अरमान के साथ कॉलेज की ओर जा रही थी। आज अरमान की कार में एक मेल ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, क्योंकि अरमान ने टाइगर और मारिया को सीधा फार्म हाउस भेज दिया था। अब आस्था कार में बिल्कुल कोने में एक तरफ सिमट कर बैठी थी, क्योंकि उसने डिसीजन लिया था कि वह अरमान से दूर रहेगी। वही अरमान सिंघानिया आस्था को इस तरह से बिल्कुल कोने में बैठे हुए देख चुका था। अचानक से ही उसकी भवें तंग गई, क्योंकि वह अब आस्था को सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास देखना चाहता था। तो जैसे ही कार स्टार्ट हुई, अरमान ने तुरंत अपना लैपटॉप निकालकर साइड में रख दिया था और आस्था का हाथ पकड़कर उसे अपने गोद में बिठा लिया। अब आस्था तो एकदम से फ्रिज हो गई, उसे समझ ही नहीं आया अचानक से अरमान सिंघानिया ने क्या किया। आस्था अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से अरमान की ओर देख रही थी। तब अरमान आस्था की ओर देखकर बोलता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाकर बैठने की? हाँ। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था के माथे पर बल पड़ गए थे और वह बोलती, आपको आखिरकार हो क्या गया है? देखिए आप यह मेरे साथ किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। आस्था जो कि अरमान के बदले हुए बिहेवियर से काफी हद तक परेशान हो उठी थी, इसीलिए उसने अब अरमान के सामने अपने सवालों की झड़ी लगा दी थी और पूछना शुरू कर दिया था कि आखिरकार आपको हो क्या गया है? आप मेरे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आपको जरूर कुछ ना कुछ गलतफहमी हुई है। आप मुझे बता दीजिए अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है, लेकिन आप प्लीज़ मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर ना करें, क्योंकि आपके इस अंदाज से मुझे डर लगता है। अब जैसे ही आस्था ने मासूमियत से अरमान के गोद में बैठे बैठे जो भी उसके मन में बात थी वो उसके मुंह पर बोली, अरमान एक पल के लिए उसे देखता रहा और अचानक अगले ही पल उसने अपने होठों को उसके गर्दन पर रख दिया और पेशेंटली उसे जगह पर किस करता रहा। अब आस्था की आंखें दर्द से भीग गई थी। अरमान ने 5 से 7 मिनट तक उसकी गर्दन पर एक ही जगह किस करने के बाद उसने उसे छोड़ा और उसने देखा उसकी गर्दन पर अच्छा खासा बड़ा सा निशान बन चुका था। अब आस्था को आंखों में आंसू देखकर अरमान को पता नहीं अलग अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। अरमान का ये बिहेवियर आस्था तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। वहीं अरमान खुद इरिटेट था, उसे खुद नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि पहले दिन उसने आस्था को अपनी केयरटेकर यानी सर्वेंट बनाने का डिसीजन लिया था, क्योंकि उसका मानना था कि आस्था एक गोल्ड डिगर लड़की है या उसके किसी दुश्मन ने उसे प्लान किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसने उसकी जगह भी उसे दिखा दी थी। लेकिन आस्था ने वह डाइजेस्ट कर लिया था, लेकिन अब जिस तरह से अरमान उसके साथ बिहेवियर कर रहा था, ये बात आस्था बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। और अब अचानक से अरमान के किस करने पर आस्था उसे गुस्से और सवालिया नजरों के मिले जुले भाव से देख रही थी। तब अरमान ने उसके कान के पीछे उसके बालों को करते हुए कहा था, तुम जानती हो मिस आफत सिंघानिया, जब मैंने तुम्हें पहली बार गार्डन में देखा था उस दिन मेरे दिल में कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। मैं समझ नहीं पाया कि ये मुझे क्या हुआ है, और जब मुझे इस बात के बारे में पता चला कि तुम मेरी बीवी हो, तुम सोच भी नहीं सकती कि उस वक्त मेरे अंदर ही अंदर कुछ था जो बेहद अच्छा लगा था। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुम्हें मेरे किसी दुश्मन ने प्लान किया है, तो मैंने तुम्हें हट किया। याद रखना, जब जब मैंने तुम्हें हट किया है तब भी मैं कुछ खास खुश नहीं था, लेकिन अब मेरी सारी गलतफहमी दूर हो चुकी है और जब तक तुम मेरे साथ लॉयल हो तो मैं भी तुम्हारे साथ लॉयल रहूंगा। याद रखना मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया, अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और मुझसे दूर जाने के बारे में तुम सोचना भी मत। अरमान जैसे जैसे आस्था को ये सारी बातें बोल रहा था, साथ ही साथ उसके गाल को अपने सीधे हाथ से वह सहला रहा था और आस्था एक टक सांसें थामकर अरमान की बातें सुन रही थी। तभी अरमान आगे बोलता, जिस दिन मैंने तुम्हें जबरदस्ती वॉशरूम में फोस्ट किया, मेरा यकीन मानो मेरा इरादा तुम्हारे साथ कुछ भी जबरदस्ती करने का नहीं था, लेकिन उस वक्त तुम्हें करीब से महसूस करने के बाद, तुम्हारे इन खूबसूरत से होठों को चूमने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे इनके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया, तुम यकीन नहीं करोगे, मेरी जिंदगी में ऐसी ऐसी लड़कियां आई है जो मेरे साथ कुछ भी करने को तैयार रहती थी, लेकिन अरमान सिंघानिया ने आज तक किसी लड़की को आंख उठा कर भी नहीं देखा। लेकिन तुम सबसे अलग हो। तुम्हारी ये उल्टी सीधी बातें, तुम्हारी इरिटेटिंग हरकतें कब मेरे दिल में उतर गई मुझे खुद ही समझ नहीं पाया। और अब इसी के साथ साथ मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि अब तुम मेरी जिंदगी बन चुकी हो। मेरी आज तक कोई कमजोरी नहीं थी। अरमान सिंघानिया, जिसकी आज तक कोई कमजोरी नहीं थी, लेकिन एक मामूली सी लड़की उसकी कमजोरी बन चुकी है। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी ये सारी बातें काफी ज्यादा अजीब लग रही होंगी और तुम्हारे सर के ऊपर से भी जा रही होंगी, लेकिन अब एक बात याद रखना मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया, अब आप भूल कर भी मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आपने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो अरमान सिंघानिया इतनी तबाही मचाएगा कि कोई उसे समेट तक नहीं पाएगा। अरमान बड़े ही कोल्ड वॉइस अंडस्को में शांत और धीरे धीरे सारी बातें जैसे जैसे आस्था को कहता जा रहा था। आस्था की रीढ़ की हड्डी तक में सनसनी से दौड़ गई थी।
क्योंकि आस्था को उसकी बातों से प्यार कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, बल्कि आस्था को उसके बातों से सिर्फ और सिर्फ ऑब्सेशन या जुनून नजर आ रहा था, जो आस्था के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं था। आस्था के शरीर का रोंगटा खड़ा हो गया था और वह अपना सलाइवा गटिकने लगी थी, क्योंकि उसका गला पूरी तरह से सूख चुका था। तभी अरमान ने जो उस गाल पर अपना हाथ रखा था, आस्था ने उसका हाथ अपने गाल पर से हटा दिया था और कन्विंस करते हुए बोलती, देखिए आप हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं, और दादाजी ने हमें खुद प्रॉमिस किया है, बहुत जल्द वो हमें यहाँ से भिजवा देंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, प्लीज आप इस तरह की बातें करके हमें मत डराइए। आस्था ने थोड़ी सी हिम्मत करके जो उसके मन में बात थी वो बोल दी थी, लेकिन अरमान की नज़र तो अपने हाथ पर थी, जो हाथ अभी आस्था ने अपने गाल पर से हटाया था। आस्था को समझ नहीं आया कि अरमान सिंघानिया अपना हाथ क्यों देख रहा है, लेकिन अगले ही पल अरमान में अपना वह हाथ का मुक्का बनाकर चलते हुए कार के शीशे में जोर से पंच दे मारा था। कार का कांच एक झटके से टूट गया था और अरमान सिंघानिया के हाथों से खून निकलना शुरू हो गया था। आस्था की तो सांसें अब बुरी तरह से थम गई थी, उसने जोरों से चीख मार रही थी, लेकिन अरमान अभी भी अपने इस हाथ को देख रहा था। आस्था को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसको हो क्या गया है, अचानक से ये किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। तभी आस्था के दिमाग की बत्ती जली और उसे अभी तुरंत रियलाइज हुआ कि उसने अभी थोड़ी देर पहले अरमान सिंघानिया का ये हाथ अपनी गाल पर से हटाया था। तो क्या इसी वजह से? अब तो आस्था के दिमाग में ये बातें आते ही आस्था ने अरमान की ओर देखा, अरमान जो कि अब एक और मुक्का बनाकर दूसरे साइड मिरर में कार पर मारना चाहता था। तब आस्था ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर वापस से उसे अपने गाल पर रखवा लिया था। हालांकि अरमान के हाथों से खून बह रहा था, कुछ खून उसके गाल पर भी लग चुका था, लेकिन आस्था के ऐसा करते ही अरमान के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी। नॉर्मल इंसान जब मुस्कुराते हैं तो उन्हें देखकर अच्छा लगता है और दूसरों की मुस्कुराहट देखकर नॉर्मल इंसान भी मुस्कुरा देता है, लेकिन अरमान के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वह आस्था के जिस्म की एक नस को हिला गई थी। आस्था को उस वक्त अरमान से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अरमान एकदम पागल सनकी सा लग रहा था। तब आस्था का वापस से अपने गाल पर हाथ रखते ही अरमान उसकी ओर देखकर बोलता है था, एस लाइक माई गर्ल दैट्स लाइक माई गर्ल। याद रखना, अगर तुमने मुझे कभी भी इग्नोर करने की कोशिश किया, मुझसे से दूर करने की कोशिश की, तो ना जाने मैं क्या कर बैठूंगा। ऐसा कहकर उसने अपने माथे को आस्था के माथे से जोड़ लिया था और जल्दी ही अपने होठों को उसके होठों पर रखकर पैशनेटली किस करने लगा था। आस्था तो एकदम फ्रिज हो गई थी, उसके तो दिमाग ने काम ही करना बंद कर दिया था। विल तभी ड्राइवर की आवाज़ आती है, बॉस कॉलेज आ गया है। तब अरमान ने घूरकर पार्टीशन के दूसरी तरफ वाले ड्राइवर को देखता है। हालांकि कार के पार्टीशन ऑन थे, लेकिन ड्राइवर को का ना जाने दिल क्यों घबरा रहा था, बार बार अपने चेहरे पर आए एयर कंडीशनर कार में भी पसीने को पोंछ रहा था। तब अरमान ने आस्था को अपनी गोद से उतारा, जल्दी उसने उसके गाल को बहुत अच्छे से क्लीन किया जहां पर उसके खून लग चुका था, और थोड़े से उसके होठों को भी अपने हैंकी से क्लीन किया, और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोलता है, तुम्हें पता है ना, तुम्हें अपना कॉलेज में बहुत ध्यान रखना है, मेरी नज़र 24 घंटे तुम पर ही है। याद रखना, तुम्हारे आसपास में किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, कोई तुम्हारी परछाई तक को ना छू पाए। अब जैसे ही अरमान ने ये कह आस्था की तो सांसें हलक में अटक गई थी, उसके तो जुबान से कुछ निकल ही नहीं रही थी। वह बस केवल खामोशी से अपना सर झुकाए बैठी थी और जो अरमान कह रहा था वह मान रही थी। अब जल्दी अरमान के कहने पर आस्था कार से उतर गई थी। अब अरमान ने अपने गार्ड्स को अलर्ट कर दिया था कि वह आस्था का ख्याल रखें, कोई भी उसके आसपास नजर न आए, और जल्दी ही अरमान कार लेकर फार्म हाउस की ओर रवाना हो चुका था। वहीं दूसरी ओर आस्था जब तक अरमान की कार को देखते रही जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। आस्था की हैरानी उस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ हुआ क्या है। अरमान सिंघानिया का ऐसा बिहेवियर उसे अंदर ही अंदर डरा गया था। तब आस्था ने डिसीजन लिया कि वो अपनी नानी माँ से मिलकर सारी बातें करेगी, क्योंकि आस्था का एक सपना था, उसका अपना एक छोटा सा मकसद था जिसे वह अकेले पूरा करना चाहती थी। लेकिन अरमान सिंघानिया नाम की दीवार उसकी जिंदगी में आकर खड़ी हो गई थी। अब उसकी आंखों से कुछ आंसू बह निकले। तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। एक पल को वो डर गई। उसने देखा कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि रौनक खड़ी हुई थी। रौनक को देखकर आस्था की सांस थोड़ी सी नॉर्मल हुई। वहीं रौनक ने जैसे ही आस्था की आंखों में आंसू देखे, वो पूरी तरह से हैरान होकर पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि रौनक के दोस्त आंखों में आंसू लाने वालों का रौनक बहुत बुरा हाल करती है? अब जैसे ही रौनक ने ये कहा, आस्था हल्का सा रोते रोते मुस्कुरा रही थी और बोलती, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस हम यूं ही। अब आस्था के ऐसे बात बदलने पर रौनक के माथे पर बल पड़ गए थे
और वो अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए बोलती यूं ही, मतलब क्या तुम्हें यह नहीं पता कि दोस्तों से कभी कुछ नहीं छुपाते हैं? तब आस्था चंचलता से देखते हुए बोलती, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होगा कि हम आपको तो जरूर बताएंगे। आस्था ने जैसे ही रौनक से ये कहा, रौनक भी मुस्कुरा दी और जल्दी ही दोनों कॉलेज के अंदर चली गई थी। वहीं दूसरी ओर ऑलरेडी मारिया और टाइगर तो फार्म हाउस पर थे, उन्हें इस बात की कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन देव, जो कि अरमान की दूसरी कंस्ट्रक्शन साइट का काम संभाल रहा था, वो अब लौट आया था और वह भी सीधा फार्म हाउस पर चला गया था। और देव ने जैसे ही वहां मारिया को देखा तो वह हैरान हो गया, क्योंकि मारिया के बारे में उसने सिर्फ और सिर्फ सुना था, लेकिन उसने आज तक मारिया को देखा नहीं था। क्योंकि अरमान मारिया को जो भी इंस्ट्रक्शन दिया करता था, देव के थ्रू ही दिया करता था। मारिया ये काम कर दो, मारिया उसकी जान ले लो, मारिया उसे घायल कर दो, तो इस तरह से अरमान देव के थ्रू ही उसे इंस्ट्रक्शन दिलाया करता था। इसीलिए देव मारिया का काफी बड़ा फैन हो चुका था और मन में सोचा करता था कि ना जाने कब वह मारिया जी से मुलाकात होगी। लेकिन आज जब वह फार्म हाउस पर पहुंचा तो उसने बेहद खूबसूरत एकदम फॉरेनर लड़की को देखा तो देव की आंखें हैरानी से फैल गई। वो फटाफट से उसके पास गया और नासमझी में बोलता है, आप कौन है? मैंने आपको आज से पहले नहीं देखा, और अगर आप बॉस के फार्म हाउस पर है तो इसका मतलब साफ है कि आप जरूर बॉस की कोई खास आदमी होगी। अब देव ने जैसे ही एक्साइटमेंट में ये बोला, टाइगर तुरंत उसे टोकते हुए बोल पड़ा, देव ये आदमी नहीं औरत है, क्या तुम्हें इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है क्या? वह जैसे ही टाइगर ने तुरंत देव की बात को पकड़ा और देव, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मारिया को अरमान का खास आदमी कह रहा था, वो तुरंत हाथ जोड़ते हुए बोल पड़ा, सॉरी सॉरी टाइगर भाई, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाहता था कि अगर ये बॉस के फार्म हाउस पर है तो जरूर ये बॉस के लिए कोई ना कोई खास होगी। अगर ये बॉस के फार्म हाउस पर है तो जरूर ये बॉस के लिए कोई ना कोई खास होगी, राइट? तभी टाइगर मुंह बनाते हुए बोलता, इनका नाम मारिया है। टाइगर, जो कि अभी भी मारिया से चिढ़ा बैठा था तो इसीलिए वो उसे कोई भी टोन करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। अब जैसे ही टाइगर ने ये बोला कि ये मारिया है, देव खुशी से उछलते हुए बोलता, क्या सच में यह मारिया है? मैं उनसे कब से मिलना चाहता था। और वो एक्साइटमेंट में तुरंत जाकर उसने बिना सोचे समझे मारिया का हाथ पकड़ लेता है और पकड़कर हेलो करते हुए बोलते अंडरस्को हुए मुस्कुराता है, मारिया जी आप नहीं जानती मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ। आप जानती है, जितने भी बॉस के द्वारा आपको मैसेज दिए जाते थे वह सब मैसेज में ही आपको देता था। तब मारिया ने केवल एक सपाट लुक देव को दिया, उसके बाद उसने कोई रिप्लाई नहीं किया और एक झटके से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया था। एक पल को देव ठिठक गया था, लेकिन अगले ही पल वो फिर से एक्साइटेड होते हुए बोलने लगा, सच में मारिया जी, आपसे मिलने का तो मेरा सपना था और आज मेरा वो सपना सच में ही पूरा हो गया। आप तो बहुत खूबसूरत है, आपके जितनी खूबसूरती तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं है। अब जैसे ही देव वहां खड़ा होकर मारिया की तारीफ करने लगा, टाइगर, जो कि मारिया से पहले से ही चिढ़ा हुआ था, वो और ज्यादा चिढ़ गया। वो तुरंत देव की ओर देखकर बोलता है, देव तुम अभी अभी काम से आए हो ना, या फिर तुम यहाँ इस लड़की को मस्का लगाने आए हो? हाँ, ये क्या पसंद आ गई है कि तुम्हें? अगर तुम्हें ये पसंद आ गई है तो मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, वो जो डेविड है ना, जो हमारे कैद में है और इस वक्त शेर के पिंजरे वाली जगह पर, वो इनका बॉयफ्रेंड है, समझे तुम? इसलिए तुम अपनी एक्साइटमेंट को यहीं खत्म कर लो। अब जैसे ही एक बार फिर मारिया को टोंट करने के लिए टाइगर ने डेविड के नाम का सहारा लिया और देव के सामने उसकी इंसल्ट की, अब मारिया एक बार फिर लाल सुर्ख हो गई थी और वो तुरंत टाइगर की ओर बढ़ने लगी थी। टाइगर को लगा कि एक बार फिर वो उस पर हाथ उठाएगी, तो टाइगर भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी था। लेकिन टाइगर के करीब बढ़कर मारिया ने जोरों से पंच बनाया था और सामने वाली दीवार पर दे मारा था, और उसके बाद एक सपाट लुक से उन दोनों की ओर देखते हुए वहां से चली गई थी। वहीं देव के माथे से तो अब पसीना निकलना शुरू हो गया था, क्योंकि जिस जगह मारिया ने मारा था उस जगह दीवार पर दरारें आ गई थी। तब देव को मारिया की ताकत का अच्छी तरह से अंदाजा हो गया था और वह अपना पसीना साफ करते हुए सोचने लगा, बाप रे क्या तूफान लड़की है ये। तब टाइगर देव का पसीना पोंछते हुए बोलता है, इस तूफान लड़की से दूर रहना वरना तुम्हें उड़ा कर ले जाएगी। तब देव तुरंत ही पानी पीने के लिए भागा था, क्योंकि टाइगर के बातें सुनकर उसका गला सूख चुका था। वहीं दूसरी ओर जल्दी ही आकाश, सुमित, ध्रुव, दादाजी और रहान सब के सब फटाफट से अस्पताल में पहुंच चुके थे और डॉक्टर रश्मि की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई थी। उनके सर पर, हाथ पर, पैरों पर काफी ज्यादा चोटें आई थी और आकाश तो ऐसा हो रहा था मानो कि उसका सब कुछ लुट गया हो, वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो, उसके तो शरीर में जान ही ना बची थी। आकाश सा सपाट चेहरा लिए बारी बारी से सबकी ओर देख रहा था, लेकिन डॉक्टर रश्मि की हालत देखकर उन सभी का चेहरा उतरा हुआ था।
इतना ही नहीं, आहान ध्रुव जो कि काफी ज्यादा इमोशनल थे, उनकी तो आंखों के किनारे तक भीग गए थे। वह दादाजी के साथ थे और दादाजी को कंट्रोल कर रहे थे। विल डॉक्टर जो कि डॉक्टर रश्मि को अच्छी तरह से जानते थे और उनके साथ में काम किया करते थे, उन्होंने आकर बाहर इन्फॉर्मेशन दी थी कि अभी रश्मि की हालत कुछ खास ठीक नहीं है, जितना हो सके उसके लिए प्रे कीजिए, हो सकता है वो जल्दी ठीक हो जाए। हालांकि उन्हें काफी ज्यादा जख्म लगे हैं, जिसकी वजह से उनका काफी हद तक ब्लड लॉस हो चुका है। तब तुरंत तेजी से डॉक्टर की ओर बढ़ते हुए ध्रुव और आहान बोलते हैं, हम ब्लड देने के लिए हम तैयार हैं, और आप? तभी डॉक्टर ने कहना शुरू कर दिया, एक्चुअली इसी के साथ साथ मैं आपको सबको एक और बात बताना चाहती हूँ। उनकी हेड इंजरी ज़्यादा हुई है, तो इसीलिए हमें उनके सारे की सर्जरी करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें बेस्ट सर्जन मिस्टर ध्रुव को बुलाना होगा। अब जैसे ही डॉक्टर ने ध्रुव के सामने ही ये बोला कि उन्हें बेस्ट सर्जन ध्रुव को बुलाना होगा, क्योंकि रश्मि का केस अब काफ़ी हद तक सीरियस हो चुका था। उनका काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ था, तो उनके सिर की अब सर्जरी होनी ही थी, तो इसीलिए डॉक्टर ने बेस्ट सर्जन ध्रुव का जिक्र किया था। तभी बिना ध्रुव के डॉक्टर की ओर देखकर बोलता, डॉक्टर आप बिल्कुल भी देरी मत कीजिए और फटाफट से सर्जरी की तैयारी कीजिए। तब डॉक्टर टोकते हुए बोलती, लेकिन हमें उससे पहले मिस्टर ध्रुव से कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट इतनी जल्दी नहीं मिल पाता है, और पता नहीं वो आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, और वो इस शहर में है या नहीं है। तभी ध्रुव बोलता, डॉक्टर मैंने जितना कहा है आप सिर्फ और सिर्फ उतना कीजिए, रश्मि दीदी को कुछ नहीं होना चाहिए। और रही बात ध्रुव की, ध्रुव आपके सामने खड़ा है, आप फटाफट से तैयारी कीजिए। अब डॉक्टर ने जैसे ही ये सुना कि उसके सामने ध्रुव खड़ा हुआ है, वह हैरानी से ध्रुव को देखने लगे थी, और अगले ही पल उनके चेहरे पर एक खुशी की चमक से आ गई थी, और उन्होंने तुरंत का हाथ पकड़कर उससे हैंडशेक करना शुरू कर दिया था। और एक साइड होते हुए बोलती, आप यहाँ, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप यहाँ आए हैं, और आप इतने सिंपल और सादगी से रहते हैं कि कोई भी आपकी पर्सनैलिटी को देखकर धोखा खा जाए। ऐसा बोलकर डॉक्टर अब ध्रुव की तारीफ करने लगी थी, लेकिन ध्रुव का ध्यान इस वक्त सिर्फ रश्मि को ठीक करने पर था। वह बोलता, डॉक्टर प्लीज इस वक्त ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, फटाफट से सर्जरी की तैयारी कीजिए। तब आकाश मरे मरे कदमों से ध्रुव के पास आकर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथों को ध्रुव के सामने जोड़ लिए और उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोलता, उसे ठीक कर दो, जो तुम कहोगे मैं वह करूंगा। ध्रुव बस उसे बचा लो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, नहीं जी सकता मैं उसके बिना, बहुत प्यार करता हूँ मैं उसे। आकाश जो कि अपने इमोशंस को ना जाने कब से छुपाए हुए बैठा था, अब रश्मि ऐसी हालात देखने के बाद उसके इमोशंस कूट कूट कर बाहर आ रहे थे, और फटाफट से और उसने पूरी तरह से ध्रुव की खुशामद करना शुरू कर दिया था। और आकाश के मुंह से प्यार का इजहार सुनकर कहीं ना कहीं ध्रुव, आहान, सुमित और दादाजी सबके चेहरे पर एक सुकून सा था। लेकिन इस वक्त रश्मि की हालत ऐसी थी कि वो इस बात को अच्छे से सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी ओर आस्था ने रौनक के साथ अच्छे से सारी क्लासेस अटेंड की थी, लेकिन आस्था इस बात को लेकर चौंक रही थी कि अभी 2 दिन पहले जब आस्था फर्स्ट डे कॉलेज आई थी, तो एक लड़के ने उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था, लेकिन आज वो लड़का उसे कहीं भी नज़र नहीं आया। ना केवल लड़का, बल्कि उसकी पूरी गैंग उसे कहीं नज़र नहीं आई थी, क्योंकि वो लड़के जिस तरह से पूरी क्लास में हो हू की आवाज़ें निकाल रहे थे, तो आस्था समझ चुकी थी कि वो सब उसी के साथी ही है। लेकिन आज क्लास का माहौल कुछ अलग सा था, कहीं कुछ ना कुछ खुसर फुसर हो रही थी। तभी एक लड़की वहां आकर सबको बोलती है, अरे गाइस, क्या आप लोगों को पता है, आयुष को 2 दिन पहले किसी ने अगवा कर लिया था, और पता है दोस्तों उसके साथ क्या हुआ, उसके लिप्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, और तब जाकर उसे छोड़ा है। तब एक लड़का क्लास में से उठकर बोलता है, लेकिन तुम्हें इस बात के बारे में कैसे पता चला? वो लड़की बोलती, ओह कम ऑन यार, मेरे पापा एक पुलिस ऑफिसर है, उन्हीं के पास ये केस आया था, और फिलहाल के लिए आयुष अस्पताल में भर्ती है। जैसे ही आस्था ने ये सुना, वो सहम सी गई थी। कहीं ना कहीं उसके ख्यालों में इस वक्त अरमान का वह चेहरा आया था, जब अरमान बड़ा ही अजीब सा बर्ताव कर रहा था, और आस्था की सिक्स सेंस को ऐसा लग रहा था कि कहीं उसके पीछे अरमान तो नहीं है। वेल, अब आस्था के लिए बाकी की क्लासेस अटेंड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका था, इसलिए आस्था ने अब जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहती थी। उसने रौनक से कह दिया कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसीलिए वह जाना चाहती है। रौनक ने उसे बोला भी था कि वो उसके साथ चल सकती है, उसे घर पर ड्रॉप कर सकती है, लेकिन आस्था ने मना कर दिया था, क्योंकि वह रौनक को अपने साथ ले जाकर रौनक की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। वेल, जैसे ही आस्था कॉलेज के गेट के बाहर आई, अरमान के गार्ड्स उसकी ओर देख रहे थे। आस्था ने तुरंत उन्हें आकर कहा, भाई साहब आप हमें घर छोड़ दीजिए। आस्था ने केवल इतना ही कहा था। तब एक गार्ड्स ने फटाफट से एक फ़ोन अरमान को मिला दिया, और जल्दी ही आस्था को कार में बैठा दिया था। और वही अरमान जो कि फार्म हाउस पर जा रहा था,
रास्ते में जैसे उसे गार्ड्स का फोन आया वो हैरान हो गया और सख्त आवाज में बोलता है, क्या हुआ, फोन क्यों किया है, सब ठीक है ना, आस्था ठीक है। तभी गार्ड्स बोलता, वो सर, मैडम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो इसीलिए वह घर जाने के लिए कह रही है। तब अरमान तिरछा सा मुस्कुरा और बोलता, ठीक है, उसे घर छोड़ दो और उस पर नजर रखना। ऐसा बोलकर अरमान जल्दी ही फार्म हाउस पर पहुंच चुका था। वहीं आस्था जैसे ही घर पहुंची तो उसे घर काफी ज्यादा खाली खाली सा लग रहा था। केवल हॉल में उसके नानी माँ बैठी हुई थी। हालांकि दादाजी हमेशा नानी माँ के साथ ही रहा करते थे, लेकिन आज दादाजी वहां नहीं थे। आस्था चौंक गई और इधर उधर सबको ढूंढते हुए बोलती, क्या बात है नानी माँ, घर में बाकी सब कहाँ गए। नानी माँ आस्था को देखकर रोने लगती है और इमोशनल होते हुए बोलती, बेटी तू आ गई, हम सोच रहे थे कि हम तुझे कैसे अपने पास बुलाए, इस वक्त हमें तुम्हारी बहुत जरूरत थी। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा आस्था हैरानी से बोलती, लेकिन नानी माँ आप हमें क्यों बुलाना चाहती थी, और आपको तो पता है कॉलेज गए थे, वह तो वहाँ हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए हम वहाँ से वापस घर आ गए। लेकिन आप क्यों रो रही है, क्या हुआ नानी माँ, बताइए ना। तब नानी माँ ने बिना देरी किए आस्था को बता दिया कि रश्मि का एक्सीडेंट हो गया है और इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, वो अस्पताल में एडमिट है। अब जैसे ही आस्था ने ये सुना उसकी हैरानी बढ़ चुकी थी और अचानक ही उसके शरीर में कपकपी छूट गई थी और डर के मारे वह घुटनों के बल बैठ गई थी। वहीं अरमान सिंघानिया को जैसे ही ये खबर मिली कि आस्था घर पहुंच गई है तो उसने फटाफट से अपना सिस्टम कैमरास ऑन किए और आस्था को इस तरह से हॉल में घुटनों के बल बैठा हुआ देखकर वह चौंक गया और सोचने लगा कि इस आफत को क्या हुआ है, ये ऐसा क्यों कर रही है। तभी अरमान ने कैमरास के वॉइस सिस्टम ऑन किया और नानी माँ आस्था की बातें सुनने लगा। नानी माँ आस्था से कह रही थी कि रश्मि की हालत बहुत नाजुक है, इस वक्त सभी अस्पताल में गए हुए हैं, बेटा संभाल खुद को, मुझे लगता है कि हमें भी अस्पताल चलना चाहिए, इसीलिए मैं तेरा इंतजार कर रही थी कि मैं तुझे लेकर अस्पताल जाऊंगी। अब जैसे ही अरमान ने यह सुना वह भी पूरी तरह से चौंक गया था। उसे तो लगा था कि सबके सब फार्म हाउस पर जमा हो गए होंगे क्योंकि अरमान ने ऑर्डर दिया था। लेकिन रश्मि की हालत का सुनकर अरमान हैरान था और जल्दी ही उसने दादाजी को फोन कर दिया। दादाजी का फोन ध्रुव ने उठाया। तब ध्रुव ने अरमान को बता दिया था कि भाई हम सब यहाँ अस्पताल में है। और तब अरमान के चेहरे पर कितने ही भाव आए थे, उसे भी इस वक्त हॉस्पिटल होना चाहिए था, लेकिन सबसे पहले वो अपने फार्म हाउस पर जो काम करना चाहता था उसके बाद वो हॉस्पिटल जाने वाला था। इसीलिए अरमान ने बिना ध्रुव को कुछ कहे फोन रख दिया था और फार्म हाउस पर पहुंच चुका था। वही नानी माँ आस्था को संभालने लगी थी। तब आस्था बोली थी, लेकिन हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं नानी माँ, जब तक हमें अरमान सिंघानिया हॉस्पिटल जाने की इजाज़त नहीं दे देता हम नहीं जा पाएंगे नानी माँ, वो बहुत बदल गए हैं। अभी आस्था कुछ और कहने वाली थी तभी नानी ने इशारों से उसे चुप रहने का इशारा किया और बोलती, यहाँ कुछ मत कहना, चारों तरफ कैमरा लगे हुए हैं, तू क्या समझती है, तेरी नानी माँ इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ है, घर में आते ही घर के एक चीज़ को हमने देख लिया कि कब कहा क्या लगा हुआ है, सब हम देख चुके हैं, समझी। और यहाँ पर सिर्फ एक ही कमरा ऐसा है जहाँ कोई भी कैमरा नहीं है और वह है हमारा कमरा यानी कि गेस्ट रूम। चलो हमारे साथ चल, वहाँ बात करते हैं। ऐसा बोलकर नानी माँ जल्द ही आस्था को अपने साथ अपने कमरे यानी कि गेस्ट रूम में ले गई थी। तब आस्था ने अपनी माँ नानी माँ को गले लगाकर कहा, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है नानी माँ, जो कोई भी हमें अच्छा लगता है हमारी जिंदगी में आता है वह हमसे दूर क्यों हो जाता है। देखा आपने रश्मि दीदी से हम कितना ज्यादा अटैच हो गए थे, लेकिन कान्हा जी ने उनके साथ भी देखिए क्या कर दिया। ऐसा बोलकर आस्था रोने लगी थी। तब नानी माँ उसे संभालते हुए बोलती, अंडस्को मेरी बच्ची, तुम्हारी इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है, तुम अपने आप को दोष मत दो, नियति का है। मेरे बच्चे जिनकी किस्मत में जितना ज्यादा दुख तकलीफ लिखी है वो उसे मिलकर ही रहती है, तुम फिक्र मत करो, रश्मि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तब आस्था रोते हुए कहने लगती, लेकिन नानी माँ अब क्या होगा, अरमान जी का तो बिहेवियर बहुत ज्यादा बदल चुका है। आप जानते हैं आज कार में जब वह हमें कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहे थे उन्होंने हमें क्या क्या बोला। ऐसा बोलकर आस्था जो कुछ भी आज अरमान ने उसे रास्ते में बोलता वो सारी बातें अपनी नानी माँ से बताना शुरू कर दिया। तब नानी माँ काफी हद तक थोड़ा सा टेंस हो गई और लाचार होकर बोलती, मेरे बच्ची तू फिक्र मत कर, मैंने आज सारा दिन सोचा इस बारे में, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है बहुत जल्दी हमें अरमान सिंघानिया खुद अपने घर से धक्के मारकर निकाल देगा और उसके बाद हम जिस काम के लिए दोनों गांव से शहर आए थे हम वह काम कर पाएंगे और उस इंसान को ढूंढ पाएंगे जिसने हमारी जिंदगी में अंधेरा भर दिया। ऐसा बोलकर नानी माँ भी कहीं खो गई थी। फ्लैशबैक से ठीक 15 साल पहले जब आस्था 4 से 5 साल की थी उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता की हत्या कर दी गई थी और वह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर के कपड़े पहने के एक आदमी ने की थी जिसकी आइडेंटिटी कार्ड पर सिर्फ 2 शब्द लिखे हुए थे आरवी। आस्था को नहीं पता था कि वो सब क्या था, लेकिन आस्था ने उस इंसान का चेहरा और उस पर लिखा हुआ नाम अच्छी तरह से देख लिया था।
उसने अच्छी तरह उसे देख लिया था कि किस तरह से उसे आदमी ने उसके माता पिता की जान लेने के बाद उनकी मौत को एक्सीडेंट का रूप दे दिया था। छोटी सी नन्ही सी आस्था को की दुनिया एक ही पल में उजड़ गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया था कि उसकी जिंदगी में आखिर ये क्या हुआ है, और उसने ये सारी बातें अपनी नानी माँ से अपनी टूटी फूटी तोतली सी जुबान में बता दी थी। उसकी नानी माँ ने उसे वक्त आस्था को पूरी तरह से छुपा लिया था, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि जिन दुश्मनों ने उसके बेटी और दामाद की जान ली है, तो वो इस छोटी सी बच्ची की भी जान के दुश्मन बन जाएंगे। इसीलिए उन्होंने आस्था को सबसे छुपा कर दूर रखा हुआ था। लेकिन जब आस्था थोड़ी सी समझदार हुई और उसने जवानी की दहलीज में कदम रखा, तब हमेशा की तरह एक दिन एक बार फिर उसे पैनिक अटैक आया था। तब उसकी नानी माँ बहुत ज़्यादा डर गई थी। तब आस्था ने अपनी नानी माँ से बोलती, जब तक हमारे पैनिक अटैक बंद नहीं होंगे, जब तक कि हम अपने माता पिता के गुनहगारों को सज़ा नहीं दिला देते, नानी माँ प्लीज़ आपको हमारे साथ शहर चलना होगा। हम उस डॉक्टर को ढूंढना चाहते हैं जिस डॉक्टर ने हमारी माता पिता की जान ली थी। पहले तो आस्था, जो कि बच्ची थी, उसे समझ में नहीं आया था कि ये वाइट डॉक्टर वाले कपड़े किसने पहन रखे थे और साथ वह नाम क्या था। लेकिन अब आस्था को सब कुछ समझ में आ गया। इसीलिए कहीं ना कहीं नन्ही सी आस्था के मन में ये बात बैठ चुकी थी कि जिसने भी उसके माता पिता की जान ली थी, वह जरूर कोई ना कोई डॉक्टर था। तो इसीलिए प्रियंका की शादी का जब उन्हें पता चला, तब उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ दिनों तक वह प्रियंका की शादी के बहाने शहर में रहेंगे, शहर के बारे में सारी तहकीकात करेंगे और उसके बाद आस्था का एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में करवाएंगे। अगर आस्था मेडिकल फील्ड में जाएगी तो वह आसानी से अपने गुनाहगार को ढूंढ लेगी। लेकिन नानी माँ और आस्था दोनों का ही प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था, क्योंकि जी शादी को अटेंड करने के लिए आस्था आई थी, उसमें प्रियंका की जगह आस्था की शादी अरमान से हो गई थी। तो अब उन दोनों का प्लान बुरी तरह से फ्लॉप हो गया था। लेकिन अब भी आस्था ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। जिस दिन उसे पता चला कि अरमान सिंघानिया उसे डॉक्टर नहीं बनने देना चाहता है, तब आस्था की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि बचपन से लेकर आस्था का सिर्फ एक ही सपना देखा था कि वो भी उसी तरह का सफ़ेद कोट पहनेगी जिस सफ़ेद कोट ने उसके माता पिता की जान ली थी, और फिर उसे वह सजा देगी। लेकिन जब अरमान ने उसे डॉक्टर बनने से मना किया, तब आस्था ने उम्मीद छोड़ दी थी और वह स्ट्रेस में चली गई, जिससे वह डिप्रेस का शिकार हो गई। लेकिन अब जब सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन रश्मि के एक्सीडेंट ने आस्था को झकझोर कर रख दिया था। नानी माँ ने आस्था से बोलती, बेटी तू फिक्र मत कर, हम बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे और उसे आदमी को भी ढूंढ निकालेंगे, और अब तो तेरा कॉलेज में भी एडमिशन हो गया है। तब नानी माँ की बात सुनकर आस्था थोड़ी देर के लिए चुप हुई। तब नानी माँ ने आस्था को शांत देखकर बोलती, लेकिन बेटी, अगर तू बुरा ना माने तो मेरे मन में एक बात थी, वह मैं तुझे कुछ कहना चाहती हूँ। तब आस्था बोलती, जी नानी माँ, बताइए क्या बात आप कहना चाहती है। तब नानी माँ बोलती, बेटा अगर जैसा तू बता रही है कि अरमान तुझे प्यार करने लगा है, अगर तुझे वो वाकई प्यार करता है, तो तू अपनी परेशानी उसे भी तो बता सकती है। हो सकता है कि अरमान तेरे गुनाहगार को ढूंढ कर तेरे सामने लाकर खड़ा कर दे और तेरी सारी परेशानियां दूर कर दे। और वैसे भी वो तो कितना बड़ा अमीर आदमी है, मुझे लगता है कि वह तेरी प्रॉब्लम समझेगा और फिर चुटकियों में तेरी प्रॉब्लम हल हो जाएगी और तू आसानी से फिर अपनी जिंदगी अरमान के साथ अच्छे से बिता पाएगी। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, आस्था तड़प उठती है और नाराजगी से बोलती, नानी माँ आप ये कैसी बातें कर रही है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वह इंसान भले ही हमसे प्यार करने का दावा कर रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में प्यार तो हमने दूर से दूर तक देखा ही नहीं है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो कि बेहद डरावना है। आस्था की बात सुनकर नानी माँ खामोश हो गई थी और बोलती, ठीक है बेटी तू फिक्र मत कर, बहुत जल्द हम यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता खोज निकालेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। तब आस्था ने मायूसी से नानी माँ की ओर देखकर बोलती, हम बिना अरमान सिंघानिया की इजाज़त के हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं। नानी माँ, उन्होंने हमें साफ साफ बोला है कि अगर हमने बिना उनकी इजाज़त के कोई भी काम किया तो वह हमारी जान तक लेने से पहले एक बार नहीं सोचेंगे। और आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब तक हम अपने गुनहगारों को सज़ा नहीं दिला देते, तब तक हम मरना भी नहीं चाहते हैं। आस्था की सुनकर नानी माँ ने तड़प कर उसे गले से लगा लिया था और उसके गालों को सहलाते हुए बोलती, मरे तेरे दुश्मन, मेरा बच्चा तुझे कुछ नहीं होगा, तू फिक्र मत कर, देख एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तेरी यह बूढ़ी नानी माँ तो है ना तेरे साथ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, तू फिक्र मत कर। ऐसा बोलकर नानी माँ आस्था को दिलासा देने लगी थी। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि राजेश खड़ा था। राजेश ने वहां आकर बताया कि बॉस आए हैं और वो आपको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहते हैं। अब जैसे ही आस्था ने ये सुना, उसने जल्दी से नानी माँ को गले से लगाया और फटाफट से वह नीचे की ओर भागती है।
अरमान सिंघानिया फार्म हाउस जाने के बाद उसने मारिया और टाइगर दोनों को ही काम पर लगा दिया था। उसने टाइगर को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वह अबीर के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके रखेगा और साथ ही साथ इस बात के बारे में पता लगाएगा कि अभी वो जमीन हथियाना के लिए अब किस हद तक जाने वाला है, क्योंकि अबीर उसका प्रोफेशनली दुश्मन है। इसीलिए उसने टाइगर को अबीर के पीछे लगाया था। साथ ही साथ अरमान ने मारिया को वीर रायचंद के पीछे लगा दिया था, क्योंकि वीर रायचंद और उसकी मां वसुंधरा रायचंद आगे क्या करने वाली है और कौन सा वो इलीगल काम करने वाले हैं। क्योंकि फिलहाल के लिए अरमान का एक तरफ पर्सनल दुश्मन था और दूसरी तरफ प्रोफेशनल दुश्मन था। दोनों ही दुश्मन के पीछे उसने अपने दोनों खास आदमियों को लगा दिया था। वही देव, जो कि मारिया से मिलने के बाद काफी ज्यादा भावुक सा हो उठा, वो बोलता, बॉस अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं भी मारिया जी के साथ काम कर सकता हूँ। तब अरमान ने उसे मारिया के साथ रहने की इजाज़त दे दी थी और साथ ही साथ बोल दिया था कि मारिया को जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तुम उसे अरेंज करवाओगे। तब देव मुस्कुरा दिया था, क्योंकि वह तो बस मारिया के साथ किसी ना किसी तरह से रहना चाहता था, तो उसने खुशी खुशी हामी भी भर दी थी। टाइगर और मारिया दोनों ने एक पल एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और दोनों ही एक साथ एक दूसरे की ओर टशन से देखकर पीछे मुड़कर अपने अपने काम पर लग गए थे। दोनों में एक तरह का चैलेंज था कि देखते हैं कौन सबसे पहले किन के दोनों दुश्मनों को बर्बाद करता है। अरमान सिंघानिया ने सीधे सीधे अपने दोनों दुश्मनों को बर्बाद करने का काम दिया था। अब देखना यह था कि कौन अपना काम बहुत जल्दी और ईमानदारी से करता है। ये काम करने के बाद अरमान सिंघानिया मेंशन में जल्दी ही वापस से आस्था के पास आ गया ताकि वह उसे लेकर अस्पताल जा सके, क्योंकि वह समझ चुका था कि आस्था भी डेस्परेटली इस वक्त हॉस्पिटल जाना चाहती है, कि इसीलिए वह वहां आ गया था। अब ना जाने डेविल किंग के दिमाग में क्या चल रहा था क्या नहीं। उसने भले ही अपने दोनों खास आदमियों को अपने दुश्मनों के पीछे लगाया था, लेकिन अभी कुछ ऐसा था जो अभी सबसे छुपा था। वो अब जैसे ही आस्था वहां आई, बिना सोचे समझ वो तुरंत कार का दरवाजा खोलकर अरमान के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ गई थी और बोलती, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी कि आपको पता नहीं चला? रश्मि दीदी की तबीयत इतनी खराब है, हम बहुत जल्द अस्पताल जाना चाहते हैं, प्लीज जल्दी चलिए। ऐसा बोलकर आस्था अरमान को ऑर्डर देने लगी थी। वही अरमान आस्था को इस तरह से उसे ऑर्डर देता हुआ देखकर तिरछा मुस्कुराया और अगले ही पल उसने कार की स्पीड बढ़ा दी थी। वह जल्दी ही कार हॉस्पिटल के सामने मौजूद थी। आस्था जल्दी से कार से उतरकर इमरजेंसी रूम की ओर भागती हुई जाती है, लेकिन अरमान ने उसका हाथ पकड़ता और गालों को सहलाते हुए बोलता, इतनी भी क्या जल्दी है? इतनी जल्दी तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलोगी। याद रखना, मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। अब आस्था को जल्दी ही वो बात याद आ गई थी जब उसने कार में अरमान का हाथ अपने गाल पर से हटा दिया था, तो अरमान ने किस तरह का बर्ताव किया था। इसीलिए आस्था हॉस्पिटल में किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वैसे भी वह यहाँ सिर्फ और सिर्फ रश्मि के लिए आई थी, कोई तमाशा करने के लिए नहीं। इसीलिए आस्था ने एक बार फिर अपना हाथ अरमान के हाथों में दे दिया था, जो हाथ उसने अभी थोड़ी देर पहले अरमान के हाथों से छुड़वाया था, और दौड़कर, क्योंकि वो अस्पताल के अंदर जाना चाहती थी। तब अरमान आस्था की हरकत से उसे एक आईब्रो उठाकर देखने लगता है और अचानक अपनी गर्दन टेढ़ी करके उसकी ओर देखकर बोलता लगता है, जल्दी ही तुम समझदार होती जा रही हो, ऐसे ही समझदार रहना और कभी भी मेरे सामने ज्यादा चालाकी की कोशिश मत करना। ऐसा बोलकर अरमान आस्था को देखता हुआ उसका हाथ पकड़कर जल्दी ही इमरजेंसी वार्ड के पास ले आया था, जहां पर इस वक्त डॉक्टर रश्मि का इलाज किया जा रहा था। जैसे ही आहान ने उस वक्त अरमान को वहां देखा, उसने तुरंत दौड़कर अरमान को गले से लगा लिया था और बोलता, अरमान भाई देखना क्या हो गया? रश्मि दीदी का कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, डॉक्टर ने बोला है कि उनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक है। ऐसा कहकर आहान ऑलमोस्ट रोने को हो गया था। तब अरमान ने सपाट चेहरा लिए उसकी ओर देखता है और फिर आस्था का हाथ छोड़ता है। अब अपना हाथ छूते ही आस्था तुरंत दादाजी के पास जाकर बैठती है और बोलती, ये क्या हो गया दादाजी? क्या हुआ रश्मि दीदी को? ऐसा कहकर आस्था भी रोने लगती है। वहीं अरमान की नज़र जैसे ही आकाश पर पड़ी तो कुछ देर के लिए उसे आकाश काफी हद तक बदला बदला सा टूटा टूटा सा नजर आता है। तब अरमान उसके पास आ गया और उसका हाथ पकड़कर उसने उसे अपने गले से लगा लिया। अरमान के गले से लगते ही आकाश, जो कि ज्यादातर सपाट चेहरे के साथ ही रहता था, वो खुद को रोक नहीं पाया और उसके गालों पर कुछ आंसू आ गए थे और मायूस होकर बोलता, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता हूँ, तो जानता है ना ये बात। ऐसा बोलकर आकाश अरमान की ओर देखने लगता है। तब अरमान ने 2 बार उसकी पीठ थपथपाई और दिलासा देते हुए बोलता, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। और तभी अरमान की एक तेज आवाज वहां गूंजती है, डॉक्टर। अब जैसे ही अरमान में तेज आवाज वहां आई, सभी डॉक्टर वहां जमा हो गए थे। तब अरमान उनकी और घूरते हुए बोलता, याद रखना, अगर अंदर जो मेरी पेशेंट है उसे कुछ भी हुआ तो
मैं तुम्हारे इस अस्पताल को आग लगा दूंगा। अब डॉक्टर अरमान की बात सुन थर थर कांपने लगे थे और घबराते हुए बोलते, नहीं नहीं सिंघानिया साहब, आप ऐसा मत कीजिए, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी डॉक्टर ध्रुव भी मैडम की सर्जरी कर रहे हैं। अब जैसे ही डॉक्टर ने ये बोलते अरमान थोड़ा सा ढीला पड़ा था, क्योंकि उसे ध्रुव के टैलेंट पर पूरा का पूरा यकीन था। वही आस्था ने जैसे ये सुना कि ध्रुव सर्जरी कर रहा है, तब उसे भी थोड़ा बेटर लगा और वो तुरंत डॉक्टर के पास आकर बोलती, क्या हम भी वहां जा सकते हैं? तब डॉक्टर बोलते, नहीं अब वहां नहीं जा सकती हैं, इस तरह से सर्जरी में डिस्टर्ब हो सकता है और सर्जरी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, तो मुझे लगता है कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए। तब आस्था बोलती, मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं बस इस वक्त रश्मि दीदी को देखना चाहती हूँ। जब तक मैं उन्हें ठीक ठाक नहीं देख लेती तब तक मुझे सुकून नहीं मिलने वाला है। तब दादाजी वहां आ गए और आस्था के सर पर हाथ रखकर बोलते, बेटी मुझे लगता है कि डॉक्टर अभी जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। अगर तुम इस तरह से वहां जाओगी तो ध्रुव का ध्यान डाइवर्ट हो सकता है, तो तुम थोड़ी देर इंतजार करो, वैसे सर्जरी शुरू ही हो चुकी है और अब देखते हैं कितना वक्त लगता है सर्जरी खत्म होने में। बस तुम कान्हा जी से प्रार्थना करो कि बस सब ठीक और वो बच्ची ठीक हो जाए। ऐसा बोलकर दादाजी का गला भी भर आया। तब आस्था दादाजी की बात मानकर एक तरफ जाकर बैठ गई थी। वहीं अरमान आस्था की आंखों में आए आंसुओं को देख रहा था, ना जाने क्यों, लेकिन उसे आस्था की आंखों में आए आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। क्योंकि अरमान का मानना था कि अगर आस्था की आंखों में आंसू भी आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से आए, किसी और वजह से नहीं, इसीलिए वह आस्था को घूरते हुए देख रहा था। वही आस्था को जैसे ही अपने जिस्म में गर्मी का एहसास हुआ और उसने अपने सामने अरमान को उसे घूरते हुए पाया, वह हैरानी से उसकी ओर देखती है और नासमझी में बोलती, अब क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया तो फिर ये राक्षस कुमार हमें इस तरह से क्यों घूर रहे हैं? तभी अरमान ने आंखों में आस्था को अपने पास बुलाने लगा। अब आस्था को समझ नहीं आया कि वह करे तो करें क्या, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर सब मौजूद थे और अरमान उसे अपने पास बुला रहा था। तब आस्था ने हिम्मत ही नहीं कि वह उठकर अरमान के पास जा सके और उसने अपनी नज़रें अरमान पर से हटा ली थी और दादाजी की ओर देखने लगी थी। अब अरमान ये देखकर पूरी तरह से तमतमा उठा था, क्योंकि वो उसने आस्था को पहले ही समझाया था कि उसे उसकी हर बात माननी होगी और किसी भी कीमत पर वो उसे इग्नोर नहीं कर सकती है। लेकिन अस्पताल में अरमान उसे अपने पास बुला रहा था, तो इसीलिए आस्था ने उसकी उसे इग्नोर किया। लेकिन अरमान ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह तुरंत उसके पास गया और ऑर्डर देते हुए बोलता, आफत उठो, चलो मेरे साथ। अब सब हैरानी से अरमान की ओर देखने लगे थे कि आखिरकार ऐसी सिचुएशन में अरमान आस्था को लेकर कहाँ जा रहा है। तब दादाजी बोलते, लेकिन बेटा कहाँ जा रहे हो बहू को लेकर? अभी रश्मि बेटी की सर्जरी चल रही है। तब अरमान बोलता, वो दादाजी इसकी दवाइयों का टाइम हो गया है, अस्पताल की कैंटीन से कुछ खिलाकर इसे दवाई देकर वापस लेकर आता हूँ। जैसे ही अरमान ने ये कहा, दादाजी हल्का से मुस्कुराते हुए और बोलते, हाँ हाँ बेटा, शाबाश, लेकर जाओ, ध्यान रखो इसका, अगर यह बच्ची बीमार रहेगी तो रश्मि बेटी का ख्याल कौन रखेगा? कहीं ना कहीं ये सोचते हुए दादाजी ने आस्था को अरमान के साथ भेज दिया था। लेकिन अब आस्था की जान हलक में आ गई थी, क्योंकि जिस तरह से अरमान ने ये कहा था कि इस दवाई दिलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, तो वो समझ चुकी थी कि अरमान अब कुछ नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं करने वाला था। तब सुमित अरमान के पास आया और रिएक्ट करते हुए बोला, वेरी गुड अरमान, अच्छा लगा कि तुम्हें आस्था की फिक्र हुई। जाओ, ले जाओ और इसे दवाई देकर यहाँ ले आओ। वैसे भी यहाँ रहेगी तो स्ट्रेस लेती रहेगी और इसका स्ट्रेस से दूर रहना काफी ज्यादा जरूरी है। ऐसा बोलकर सुमित ने भी आस्था को वहां से जाने के लिए कहा था। अब तो आस्था सबकी और बेचारगी से देखते हुए जल्द ही अरमान के पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो कैंटीन में जा पाती, अरमान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था और सीधा हॉस्पिटल के वीआईपी रूम में ले गया। वहां ले जाकर उसने आस्था को सीधा बेड पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। अब तो आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई थी। वह बोलती कि आप क्या कर रहे हैं? हम यहाँ कैसे? आप हमें यहाँ क्यों ले? हमें आप भूल रहे हैं रश्मि दीदी की तबीयत कितनी खराब है, हमें वहाँ होना चाहिए। तभी अरमान बोलता, आई डोंट केयर, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मैंने जब तुम्हें अपने पास बुलाया तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। मिस आफात अब गलती की है तो मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया, इसके सज़ा तो मिलेगी ना? जब तक तुम्हें सज़ा नहीं दे देता तुम तब तक वहाँ कैसे जाओगी? ऐसा बोलकर अरमान ने जल्द ही अपने होठों को आस्था के होठों को गिरफ्त में ले लिया था और पेशनली किस करने लगा था। आस्था तो फ्रिज हो चुकी थी, क्योंकि इस वक्त वह रश्मि के पास रहना चाहती थी। लेकिन अरमान का इस तरह का बर्ताव उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तोड़ रहा था और सोचने लगी कि क्या इस इंसान को किसी की फीलिंग की, किसी की मौत, जिंदगी की कोई परवाह नहीं है? जो यह इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करना चाहता है। आखिर क्या है इस इंसान के दिल में? लेकिन उस वक्त अरमान काफी ज्यादा पैसेनेट हो चुका था और कितनी देर तक आस्था के होठों को चूमने के बाद उसने उसे छोड़ा था। आस्था के ऑलमोस्ट सांस पूरी तरह से खींच गई थी।
उसे नॉर्मल होने में 5 से 10 मिनट लगे थे। तब अरमान ने उसे पानी पिलाया और बोलता, याद रखना मिसेज आफत सिंघानिया, अगर तुमने कभी भी मुझे इग्नोर करने की कोशिश की और मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें मेरी बात ना मानने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। याद रखना तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मैं अपनी चीज़ों की हिफाजत बहुत अच्छे से करता हूँ, समझे तुम? और मेरी चीज़ मुझे इग्नोर करे तो ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अब चलो उठो फटाफट, रश्मि का ट्रीटमेंट हो गया होगा, ध्रुव बाहर आता ही होगा, चलो अब जाकर वहां बैठते हैं। आस्था को ये बोलकर अरमान जल्दी ही वहां से निकल गया था। लेकिन अब आस्था की आंखों से आंसू बह निकले थे, क्योंकि अरमान का ऐसा बर्ताव उसे अंदर ही अंदर तोड़ गया था। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि अरमान हॉस्पिटल में उसके साथ इस तरह का बर्ताव करेगा। अब तो उसे अरमान के सनकीपन से उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। वह सोच रही थी कि वह कैसे इस इंसान की कैद से निकलेगी। बस एक बार रश्मि ठीक हो जाए, उसके बाद वो कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकलने के बारे में सोचेगी, क्योंकि जिस तरह से दिन पर दिन अरमान का बर्ताव उसे लेकर बदल रहा था, तो ये बात वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह जल्दी ही अपने आप को थोड़ा सा कंसोल करने के बाद अपने होठों को हल्के से अपने दुपट्टे से पोंछने के बाद आस्था ने थोड़े से पानी की छींटे अपने मुंह पर मारती है और खुद को नॉर्मल दिखाते हुए वह एक बार फिर दादाजी के साथ आकर बैठ गई थी। आस्था ने अपना सर झुका रखा था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह अपना सर उठाकर बाकी सबको देख सकें। वही अरमान बस गहरी नजरों से एक बार फिर आस्था को देखता रहा। वेल, तभी ध्रुव और बाकी की टीम बाहर आई। आकाश तुरंत ध्रुव के पास गया और बोलता, क्या हुआ, रश्मि कैसी है? तब ध्रुव आकाश कंधे पर हाथ रख कर बोलता कि सर्जरी सक्सेसफुल रही है भाई, आप फिक्र मत कीजिए। रश्मि दीदी अब बिल्कुल ठीक है, कुछ घंटे में उन्हें होश भी आ जाएगा। बस हाँ, ब्लड लॉस थोड़ा ज़्यादा हुआ है तो जिसकी वजह से उनके शरीर में काफ़ी कमजोरी आ गई है, बट आई होप वो कुछ दिनों तक प्रॉपर्ली बेड रेस्ट करें, उसके बाद वो प्रॉपर्ली ठीक हो जाएंगे। अब जैसे ही ध्रुव ने बाहर आकर रश्मि की सारी इन्फॉर्मेशन दी और यह बोलता है कि रश्मि अब ठीक है, तब आस्था की जान में जान आई। वही आकाश ने तो ध्रुव को गले से लगा लिया था और ध्रुव मुस्करा उठा, क्योंकि शायद ये पहली बार था जब आकाश ने आगे बढ़कर यूं इस तरह से ध्रुव को गले से लगाया था। वरना आहान और ध्रुव ही आकाश, सुमित और अरमान से चिपका करते थे, उन्होंने कभी इस तरह से उन्हें गले से नहीं लगाया था। लेकिन आज इस तरह से गले से लगने पर ध्रुव को काफी अच्छा लगा था। वेल, अब आस्था भी ध्रुव को धन्यवाद कहना चाहती थी, इसीलिए वह भी ध्रुव के पास गई थी और अपना हाथ आगे बढ़कर बोलती, बहुत 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 धन्यवाद आपका ध्रुव जी, के आपने हमारी रश्मि दीदी को ठीक कर दिया। आप नहीं जानते कि हम कितना परेशान हो गए थे। ऐसा बोलकर आस्था ने अपने नन्हा सा हाथ ध्रुव के आगे बढ़ा दिया और ध्रुव ने जल्द ही आस्था का हाथ थाम लिया था। लेकिन अरमान की नज़रें इस वक्त आस्था के उसे हाथ पर थी जिसे ध्रुव ने थाम रखा था और हल्की सी स्माइल के साथ वह ध्रुव से बातें कर रही थी। ये बात अरमान बर्दाश्त नहीं कर पाया और अचानक अरमान ने अपना सीधा हाथ का पंच बनाकर हॉस्पिटल की दीवार पर दे मारा था और इतना तेज घूंसा मारा था जिसकी आवाज सबके कानों तक गई थी। वहीं आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, दादाजी और आस्था ने जैसे ही यह आवाज सुनी वह हैरानी से चारों तरफ देखने लगे थे और जल्दी ही उनकी नज़र अरमान पर पड़ती है जिसे दीवार पर घुसा खींच कर दे मारा था। और अरमान के ऐसा करने पर आस्था काफी हद तक हैरान हो चुकी थी और उसे समझ में आ गया कि अरमान ने ऐसा क्यों किया। अरमान के हाथों से उस वक्त काफी खून बह रहा था। ध्रुव तुरंत परेशान हो गया और घबराते हुए बोलता, भाई ये क्या हुआ, ये आप क्या करते रहते हैं, क्यों, कहाँ का गुस्सा, आप कहाँ उतरते हैं? किस बात का गुस्सा था? आखिरकार आपको ऐसा बोलकर ध्रुव अरमान को थोड़ा सा डांटने लगा था। वह तो हालांकि प्यार से डांट रहा था, लेकिन अरमान की इंटेंस नजरें सिर्फ और सिर्फ आस्था पर ही टिकी हुई थी। आस्था को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये अरमान को क्या हो गया। वेल, कुछ देर बाद ध्रुव ने अरमान के हाथ की ड्रेसिंग कर दी थी, लेकिन अरमान अभी भी कंटिन्यूअसली आस्था की ओर ही देखे जा रहा था। आस्था की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वह अरमान के पास जाकर उसके हालचाल पूछ सके। तब दादाजी आस्था के पास आए और समझाते हुए बोलते, बेटा एक काम करो, रश्मि के पास हम सब है, यहाँ पर तुम एक काम करो। अरमान के हाथ में कुछ ज्यादा ही चोट लग गई, या हालांकि ध्रुव ने स्ट्रेचिंग कर दी है, लेकिन फिर भी उसे आराम की सख्त जरूरत है, वह कभी भी खुद से आराम नहीं करेगा। एक काम करो, तुम उसे घर ले जाओ और उसे दवाई वगैरह दे देना, ठीक है? और जैसे ही रश्मि को होश आएगा हम तुम्हें फोन करके खुद इन्फॉर्म करेंगे। तब आस्था थोड़ी सी हकलाए हुई आवाज में बोलती है, लेकिन दादाजी यह सब क्या क्या हुआ, उन्हें चोट कैसे? तब दादाजी बोलते, अरे मेरा बच्चा क्या बताओ, ये बहुत ज्यादा सरफेरा है, गुस्सा आ गया होगा, किसी ना किसी की बात पर गुस्सा, या फिर कोई डील नहीं मिली होगी, इसके ऑफिस के किसी स्टाफ ने कोई गलती कर दी होगी। जब भी कोई इसके सामने गलती कर देता है तो ये सजा खुद को ही देता है। ये बचपन से ही ये ऐसा ही है
अब लेकिन मेरी बेटी आ गई है ना, वो सब संभाल लेगी। कहीं ना कहीं दादाजी आस्था की ओर देखते हुए उसे अरमान के बारे में बता रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं दादाजी को तो यही लग रहा था कि हमेशा की तरह जरूर अरमान को किसी न किसी की बात पर उसे गुस्सा आ गया होगा, इसीलिए गुस्सा खुद पर उतार लिया। लेकिन उन्हें इस बात का कोई एहसास नहीं था कि इस वक्त अरमान गुस्सा किसी की बात पर नहीं बल्कि ध्रुव और आस्था के हाथ मिलाने पर आया था। तब आस्था बोलती, लेकिन दादाजी हम रश्मि दीदी को इस तरह से छोड़कर कैसे जा सकते हैं, जबकि उन्हें अभी तक होश भी नहीं आया है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब दादाजी ने आस्था के सर पर हाथ रखा और दिलासा देते हुए बोलते हैं, मेरे बच्चे तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे ही रश्मि बेटी को होश आएगा हम तुम्हें खुद फोन करके इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन फिलहाल अरमान को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, शाबाश बच्चा जाओ उसका ख्याल रखो। ऐसा बोलकर दादाजी अब आपको आस्था को वहां से जाने के लिए फोर्स करने लगे थे। अब आस्था के पास दादाजी की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। एक बार और भीगी आंखों से इमरजेंसी वार्ड की तरफ देखती हुई आस्था सर झुकाकर अरमान के पास जाकर खड़ी हो गई थी। अरमान ने एक नज़र आस्था की ओर देखकर अगले ही पल उसने आस्था का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर की ओर जाने लगा था। वहीं ध्रुव को कुछ समझ नहीं आया था कि अचानक से अरमान के इस तरह का बर्ताव करने के पीछे की वजह क्या हो सकती है। तभी सुमित ध्रुव के पास आकर उसे समझाते हुए बोलता है, आइंदा आस्था से हाथ मत मिलाना, जितना हो सके उससे दूर रहना। अब जैसे ही सुमित ने ये कहा, ध्रुव की आंखें हैरानी से फैल गई थी और उसे अब सब कुछ समझ में आ चुका था। तब ध्रुव बोलता, लेकिन सुमित भैया ये तो गलत है, आप अरमान भाई को समझाते क्यों नहीं है। तब सुमित बोलता, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी आंखों में हमने आस्था के लिए जुनून देखा है और ना जाने ये जुनून अब क्या तबाही मचाएगा। कहीं ना कहीं सुमित यह सोचते हुए कहीं खो गया था। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि वो सभी बेसब्री से बस अब डॉक्टर रश्मि के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक एक हेड नर्स जो कि रश्मि के कमरे में उसे एक इंजेक्शन देने के लिए जा रही थी, अचानक उसने सुमित को देखा और उसके पास आकर बोलती, सुमित सर आप यहाँ, हम आपको कब से फोन ट्राई कर रहे हैं, आखिरकार आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। अब जैसे ही उस नर्स ने सुमित को देखकर यह बोलती है, सुमित हैरानी से उसकी ओर देखकर बोलता, कौन है आप और आप मुझे क्यों फोन कर रहे थे। तब नर्स बोलती, शायद आप भूल रहे हैं, आपने अपना एक पेशेंट यहाँ एडमिट करवाया है, उसी के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। अब जैसे ही सुमित ने ये सुना उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था, क्योंकि जिस पेशेंट की वो बात कर रही थी उसका नाम कुछ और नहीं बल्कि राधिका था, जिसे सुमित ने उसे छोटे से नर्सिंग होम से निकलकर एक बड़े से अस्पताल में एडमिट करवाया था। और वो बड़ा हॉस्पिटल यही था और सुमित यह बात भूल गया था। तभी सुमित नर्स की ओर देखकर बोलता, बोलिए क्या कहना चाहती थी आप इस वक्त। सुमित और वह नर्स दोनों ही थोड़ी सी दूरी पर खड़े हुए थे, तो किसी को उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन आकाश जो कि सुमित के पास ही था उसे आसानी से सारी बातें सुनाई दे रही थी। तब वो नर्स बोलती, वह हम आपको ये बताना चाहते थे कि आपकी जो पेशेंट है मिस राधिका, उनको 2 दिन पहले होश आया था, वो भी कुछ देर के लिए। क्या। जैसे ही सुमित ने ये सुना वह पूरी तरह से चौंक गया था और लाल सुर्ख आंखों से नर्स की ओर देखकर बोलता, अगर उसे होश आया था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। उसके होश में आने का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। क्योंकि सुमित राधिका को सजा देना चाहता था, राधिका को तड़पाना चाहता था, जिस तरह से राधिका की वजह से वह तड़पने पर मजबूर हुआ था। हालांकि राधिका ने तो सिर्फ सुमित को सच्चाई दिखाई थी, लेकिन सुमित को तो यही लगता था कि सिर्फ राधिका की वजह से आज उसकी मोहब्बत, उसका प्यार इस दुनिया में नहीं है। अगर राधिका उसे सारा सच नहीं दिखाती तो वो इसी गलतफहमी में रहता और चांदनी के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता। फिलहाल अब उस नर्स की बातें सुनने के बाद सुमित जल्दी ही उसे वार्ड की तरफ बढ़ने लगा था, जहां पर उसने राधिका को एडमिट करवाया था। और वही आकाश बस खोया खोया सा रश्मि के वार्ड की तरफ ही देखा जा रहा था। वो बस जल्द से जल्द रश्मि को होश में आते हुए देखना चाहता था। दूसरी ओर वही अरमान ने आस्था को सीधा गाड़ी में बिठा दिया था और खुद उसके बराबर में बैठ गया था, और गाड़ी स्टार्ट हुई कि अरमान ने पार्टीशन ऑन कर दिए थे और आस्था को तुरंत खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया था। आस्था घबराई घबराई सी अरमान की गोद में बैठी हुई थी और एकटक अरमान के उसे हाथ को देखे जा रही थी, जहां पर अरमान को खून निकला था। अरमान के करीब करीब दोनों ही हाथों में चोट लग गई थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई दुख दर्द नहीं था। अब अरमान आस्था की ओर देखकर बोलता, आफत सिंघानिया, तुम्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें ध्रुव से हाथ नहीं मिलना चाहिए था। तब आस्था चंचलता से बोलती, लेकिन ध्रुव जी तो आपके दोस्त है ना, वो तो आपके भाइयों के जैसा है, फिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। तभी अरमान सर्द आंखों से आस्था की ओर देखकर बोलता, चाहे वो कोई भी हो, है तो वो एक लड़का ना, वो तुम्हारे आसपास भी नहीं रहना चाहिए। एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद तुम ध्रुव से भी हाथ नहीं मिलाओगी, इनफैक्ट किसी से भी नहीं मिलाओगी।
फिलहाल तुमने जो ये गलती की है और मुझे चोट लगने के बाद भी तुमने जो मुझे इग्नोर किया, इसकी सज़ा भी तुम्हें मिलेगी। ऐसा बोलकर अरमान आस्था की ओर देखता हुआ तुरंत उसकी एक बार फिर उसकी गर्दन पर उसी जगह किस करने लगा था जिस जगह उसने कॉलेज जाते वक्त उसे किस किया था। अब आस्था पूरी तरह से सुन्न हो चुकी थी, ना तो अरमान को हटा पा रही थी और ना ही वह उसे किस करने से रोक पा रही थी। अरमान ने अपने पूरा सेटिस्फाइड किस करने के बाद ही आस्था को छोड़ा था और अभी आस्था पूरी तरह से चौंक गई थी, क्योंकि अरमान ने आस्था को किस करने के बाद अपना सर उसी के कंधे पर रख दिया और वह आराम से सो गया था। अभी आस्था पूरी हद तक शौक में थी कि यह क्या हुआ, अरमान को कैसे उठाए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अरमान पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो गया था। आस्था का छोटा सा जिस्म उसका भार नहीं उठा पा रहा था, लेकिन अरमान तो उस वक्त बेफिक्र होकर आस्था को किस करने के बाद सो गया था, क्योंकि ध्रुव ने जब अरमान की ड्रेसिंग की थी तब उसने उसे थोड़ी देर रेस्ट के लिए उसे एक इंजेक्शन लगा दिया था, ताकि जिससे अरमान थोड़ा रिलैक्स हो और थोड़ी देर वो आराम कर सके। तो ये उसी इंजेक्शन का असर था कि अरमान आस्था को किस करने के बाद उसी के कंधे पर रखकर वो सो गया था। जल्दी ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी थी और रिस्पेक्ट से बोलता है, सर मेंशन आ गया है। अब आस्था चौंक गई कि अब वह क्या करे, क्योंकि अरमान तो सो गया है, वो उस उठाकर कैसे मेंशन के अंदर ले जाएगी। लेकिन वह इस तरह से अरमान को वहां भी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि एक तो वो घायल था और आस्था इस तरह से किसी घायल के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए उसने ड्राइवर से बोलती कि आप अंदर से कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स वालों को बुलाकर ले आए, ताकि वह मिस्टर सिंघानिया को उठाकर उनके कमरे तक छोड़ आए। अभी जैसे ही आस्था ये बोलती ड्राइवर ने उसकी बात मानी। जल्द ही वह ड्राइवर 4 से 5 हटे खट्टे बॉडीगार्ड के साथ वहां आया था और उन्होंने आस्था की बात मानते हुए जल्दी ही वह अरमान को आस्था से अलग करने लगे थे। लेकिन नींद में भी अरमान ने आस्था पर अपनी पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत रखी थी, इसीलिए मजबूरन आस्था को भी गाड़ी से साथ उतरना पड़ा था। अरमान ने उसका हाथ जो कसकर पकड़ा हुआ था वह नहीं छोड़ा था, तो इसीलिए मजबूरन आस्था को भी उनके साथ जाना पड़ा था। और मन मन में वह अरमान को कोस रही थी कि इस राक्षस कुमार को क्या हमारा हाथ इतना कसकर पकड़ना जरूरी है, मानो कि हम इसे छोड़कर कहीं भाग रहे हैं। जिस दिन हम यहाँ से भागेंगे कान्हा जी, देखिएगा ये हमें ढूंढते रह जाएगा, लेकिन हमें ढूंढ नहीं पाएगा। वह मन में बड़बड़ाते हुए आस्था अरमान के साथ जाने लगी थी। तभी उसका सामना मेंशन में घुसते ही नानी माँ से हो गया था। नानी माँ भी उस वक्त के लिए साइड हट गई थी, क्योंकि इस वक्त अरमान का पहले बेड पर लेटना जरूरी था। उसके बाद वह दोनों नानी माँ के कमरे में जाकर बातें करने वाली थी, क्योंकि चारों तरफ हॉल में हर जगह से सीसीटीवी लगे हुए थे। केवल नानी माँ का कमरा ही सेफ था, तो इसीलिए वह अब नानी माँ के कमरे में ही एक दूसरे से बातें करने वाली थी वो दोनों। अब आस्था जैसे ही वहां आ गई, उसने देखा नानी माँ इस वक्त अपनी पूजा अर्चना कर रही थी। आस्था तुरंत थोड़ा सा साइड में होकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि वो पहले नानी माँ को उनकी पूजा कंप्लीट करने देना चाहते थी। तब जल्दी आरती की थाली नानी माँ ने जल्दी आस्था के आगे कर दी थी और आस्था को आरती दे दी थी और कहने लगती कि मेरी बेटी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए, बस मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां खुशियां हो। ऐसा कहकर नानी माँ आस्था को आशीर्वाद देने लगी। तब आस्था बोलती है, नानी माँ आप कान्हा जी से कुछ और मांग लीजिए, शायद वह आपको मिल सकता है, लेकिन हमारी खुशियां तो आप भूल ही जाए। ऐसे कहते हुए आस्था मायूसी बेड पर बैठ गई थी। तब नानी माँ उसके पास आई और प्यार से हाथ पकड़कर बोलती, बेटी ऐसे क्यों कह रही हो, क्या बात है, तुम इतना उदास क्यों हो। तब आस्था ने आज जिस तरह से अरमान ने अस्पताल में उसे किस किया, उसके साथ बुरा बर्ताव किया, उसे इग्नोर करने पर उसने उसके साथ बदसलूकी की, तो ये बात जल्द ही आस्था ने अपनी नानी माँ से बता दी थी। क्योंकि आस्था की शुरू से ही आदत थी, वह कभी भी कोई भी बात अपनी नानी माँ से नहीं छुपाया करती थी और वह सारी बातें जो भी उसके मन में होती थी वह अपनी नानी माँ से कह दिया करती थी। वैसे भी दोस्तों, मुझे लगता है कि किसी न किसी की जिंदगी में कैसा इंसान जरूर होना चाहिए जिससे दिल खोलकर अपने दिल के सारे बातें कर ले जाए, क्योंकि अगर मन की बातें मन के अंदर रहेगी तो इंसान बेहद कमजोर हो जाता है और अंदर अंदर घुटता रहता है। सॉरी ज्यादा बकवास के लिए। वेल अब कहानी में आगे बढ़ते। नानी माँ ने आस्था की बातें बड़े ही ध्यान से सुनी और बोलती, बेटा तू मेरी बात सुन, तू एक काम करिए, उसके बर्ताव नोटिस करिए, वह कब गुस्सा हो जाता है, कब कैसा बर्ताव करता है, और यह चेक कीजिए कि उसकी आंखें कैसी कैसी किस टाइम पर रहती है। जब नानी माँ ने ये बोला, आस्था हैरान थी। वो सोचने लगी कि नानी माँ को अब मिस्टर खडूस सिंघानिया की आंखों का कलर जानकर क्या करना है, लेकिन फिलहाल के लिए उसने वो बोल दिया था, ठीक है नानी माँ, जो कुछ भी वो बोलेगा या करेगा उसकी आंखों का कलर कैसा होगा मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल के लिए मैं उनके पास जा रही हूँ, क्योंकि अगर उन्हें होश आ गया और मुझे अपने सामने नहीं पाए तो वो फिर से तूफान खड़ा कर सकते हैं। ऐसा बोलकर आस्था वहां जाने लगी थी और साथ ही साथ उसने राजेश से दादाजी को फोन करवा दिया था ताकि वो रश्मि के हालचाल ले सके। वही दादाजी सब और आकाश आह्वान, अब वह केवल तीनों ही वहां बचे थे और वह तीनों ही अब रश्मि के होश में आने का इंतजार करने लगे थे।
और केवल कुछ देर बाद रश्मि को थोड़ी देर के लिए होश आ गया था। ये बात डॉक्टर ने जैसे ही बाहर आकर बताया, आकाश ने सुकून की सांस ली थी। लेकिन तभी दादाजी आस्था से मिलना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने जैसे ही डॉक्टर से इस बात की रिक्वेस्ट की, डॉक्टर ने उन्हें हाँ कर दिया था। वैसे भी वो बुजुर्ग थे और कब से वहां बैठे बैठे उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तो डॉक्टर को उन पर तरस आया था, इसलिए उन्होंने दादाजी को रश्मि से मिलवा दिया था। रश्मि केवल देखते रही थी। वह हल्का सा मुस्कुराने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिलहाल वो एक बार फिर गहरी नींद में सो गई थी। वही आकाश केवल दूर से रश्मि को देख रहा था। उसके हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उसकी आंखों के सामने जा सके। आहान ने आस्था को बता दिया था कि रश्मि दीदी को होश आ गया है, अभी वो थोड़ा ठीक है, लेकिन प्रॉपर्ली उन्हें अब कल सुबह ही आ पाएगा, तो रात के लिए हम यहीं रुक जाएंगे। लेकिन दादाजी को हम घर भेज रहे हैं। तब दादाजी बोलते, बेटा मुझे लगता है अंडस्को तू भी मेरे साथ घर चल, यहाँ पर आकाश तो है। वैसे भी इतने सारे लोग यहाँ रुक कर क्या करेंगे, और ज़्यादा लोगों को अस्पताल में रुकना ठीक नहीं है। तब दादाजी की बात मानकर आहान वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि ध्रुव जब भी कोई सर्जरी कंप्लीट करता था, उसके बाद उसे नींद की बहुत ज़रूरत होती थी, वरना वह खुद को ना तो फ्रेश फील कर पाता था और नहीं वह ठीक हो पाता था। तो इसीलिए ध्रुव उस वक्त अस्पताल के विप रूम में आराम कर रहा था और गहरी नींद में सो रहा था। वहीं आकाश एक पल के लिए भी रश्मि के वार्ड से नहीं हटता। कुछ देर बाद जब रश्मि ने थोड़ा सा स्टेबल हुई, बेहोशी की हालत में ही उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और एक अलग से प्राइवेट रूम उसके लिए रिजॉर्ट किया गया था, जिसमें आकाश उसके साथ रुका था। वहीं दूसरी ओर सुमित सीधा राधिका के कमरे में जा पहुंचा था। राधिका के मुंह पर आज ऑक्सीजन मास्क भी नहीं लगे थे, क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया था कि अब ये प्रॉपर्ली काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। कुछ देर तक सुमित खड़ा हुआ राधिका को देख रहा था। कई सालों से कोमा में पड़े रहने के कारण राधिका बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, लेकिन उसकी खूबसूरती इतनी से भी कम नहीं हुई थी। राधिका चांदनी से भी ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन सुमित ने शुरू से ही चांदनी को ही पसंद किया था। राधिका की ओर तो उसने कभी ध्यान से देखा भी नहीं था, लेकिन आज राधिका को वो बड़े ही ध्यान से देख रहा था। राधिका के खूबसूरत से होंठ, पतली सी नाक एकदम मिलकर मिल्की से गाल से बड़ा ही खूबसूरत बना रहे थे। कुछ पल सुमित उसे देखता रहा, लेकिन उसने अपना चेहरा कठोर कर लिया था और चिढ़ते हुए सोचने लगा था कि इस लड़की को मैं इतने ध्यान से क्यों देख रहा हूँ। ये लड़की मेरे प्यार से देखने के काबिल भी नहीं है, क्योंकि इस लड़की की वजह से मेरी जिंदगी बद से भी ज़्यादा बदतर हो गई है। वेल नर्स जो कि सुमित के साथ वहां आ गई थी और वह बोलती है, सर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने उनकी ऑक्सीजन मास्क इसलिए हटा दिया क्योंकि अभी नॉर्मली प्रॉपर्ली ये अपनी आप सांस ले पा रही हैं। काफ़ी हद तक ये अब कोमा से बाहर है, लेकिन अभी पूरी तरह से कॉन्शियस होने में कुछ समय लगने वाला है। अभी पता नहीं 1 या 2 दिन ले ले, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता भी ले सकती हैं, पर कोमा से निकालने के बाद ज़्यादातर केसेस में पूरी तरह से ठीक होने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ही 15 से 20 दिन कंप्लीट होंगे, ये प्रॉपर्ली ठीक हो पाएंगी, उसके बाद अपने साथ घर ले जा पाएंगे। जैसे ही नर्स ने ये कहा, सुमित ने केवल सर्द आंखों से उसकी ओर देखा। नर्स को सुमित से काफ़ी डर सा लग रहा था, तो इसीलिए वो बिना ज़्यादा चतर पटर किए वहाँ से जल्दी ही बाहर निकल चुकी थी। वही सुमित राधिका के पास गया और उसे घूरते हुए बोलता, अब तुम्हारे उठने का समय आ गया है, तुम्हें मेरे दर्द का हिसाब देना है, तो इसीलिए जल्द से तुम्हें उठना ही होगा। ये कहते हुए सुमित नफरत से राधिका को देखता हुआ जल्दी वहां से निकल गया था। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया मेंशन में अरमान बेहद गहरी नींद में सो गया था और उसका फिर रात होने वाली थी और रात के 12 बजे बज चुके थे। आहान और दादाजी भी अस्पताल से घर आ गए थे और अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए थे, क्योंकि हॉस्पिटल का माहौल ऐसा होता है कि अच्छा खासे इंसान को भी थका देता है, इसीलिए उन्हें उस वक्त रेस्ट की बेहद ज़रूरत थी। आस्था से अरमान के हाल चाल लेने के बाद वो लोग भी अपने कमरों में सोने के लिए चले गए थे, लेकिन आस्था की आंखों में अभी तक नींद नहीं थी। जिस तरह से आज अरमान का बिहेवियर किया था, वो बर्ताव वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रह रहकर उसे बड़े ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि अरमान का एकदम से उसके लिए इतना ज़्यादा पजेसिवनेस है, वह हजम ही नहीं कर पा रही थी। कहाँ तो वह उसे घर की नौकर बना रहा था, फिर धीरे धीरे उसने उस पर अपना हक भी जमाना शुरू कर दिया। उसके बाद बाथरूम में उसके साथ वह सब किया, फिर पार्टी से जबरदस्ती उसे अपने साथ ले आया और एक बार फिर उसके परिवार की जान के बदले में उसे ब्लैकमेल करके अपने पास रखा। लेकिन अब तो अरमान का कुछ अलग ही तरह का ड्रामा शुरू हो चुका था। आस्था को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से अरमान सिंघानिया का बर्ताव इस तरह से क्यों बदल रहा है। अचानक जल्दी ही नींद में अरमान कसमसाया था उसकी ओर देखते हुए। तब वो सोचने लगी थी कि हमें ज़्यादा ना सोचकर फटाफट से सो जाना चाहिए। अगर ये राक्षस कुमार जाग गया तो ना जाने हमें जगा हुआ देखकर क्या करेगा। वैसे भी उसने बोला है कि यह हमें इग्नोर करने की सज़ा देगा, और वैसे भी हमारी गर्दन पर बहुत दर्द हो रहा है,
इसीलिए आस्था ने थोड़ा सा ऑइंटमेंट अपने गर्दन पर अप्लाई कर लिया था, क्योंकि अरमान ने उसे 2 जगह लगातार बहुत डार्क किस किया था, जिसकी वजह से उसे अपनी नेक पर काफ़ी ज़्यादा पेन और महसूस हो रहा था। उसका निशान हद से ज़्यादा गहरा हो चुका था। तो इसीलिए आस्था ने देरी ना करते हुए उस जगह पर ऑइंटमेंट अप्लाई किया और उसके बाद वह बेड के कोने पर आकर सो गई थी। आज तो अरमान के साथ लेटते हुए उसे डर भी लग रहा था। हालांकि आस्था को शुरू से ही बेड पर लेटने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इतनी भी वह बेवकूफ़ नहीं थी कि मियाँ बीवी शादी के बाद एक साथ किस तरह से रहते हैं उसे पता ना हो। लेकिन जिन हालातों में आस्था की शादी हुई थी, तो इसीलिए वो इस रिश्ते में आगे बढ़ ही नहीं पाई थी। फिलहाल आस्था ये सब सोचते हुए कब गहरी नींद में सो गई उसे एहसास से नहीं रहा, और साथ ही साथ उसने डिसीजन लिया था कि जो उसकी नानी माँ ने कहा है वो इस बात को भी नोटिस करेगी। वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौर बेचैनी से अपनी रात इधर उधर करके गुजार रहा था। जब भी वो बेड पर लेटता तभी उसकी आंखों के सामने आस्था का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाता और वह उसके हसीन सपने में खो जाता, क्योंकि इस वक्त वह आस्था को एक सेकंड के लिए भी भूल नहीं पा रहा था। वह डेस्परेटली आस्था का साथ चाहता था, इसलिए उसने रात के 3 बजे फटाफट से अपने असिस्टेंट अजीत को फ़ोन कर दिया था। अजीत, जो कि उस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छी तरह से पूरी रात स्पेंड करने के बाद सोया हुआ था। जैसे ही उस वक्त उसका फ़ोन आया तो वह पूरी तरह से झल्ला उठा था और बड़बड़ाता, इस मेरा खड़ूस उसको हो क्या गया है जो इतनी रात को यह मुझे फ़ोन कर रहा है। खुद की जिंदगी में तो कोई रोमांस नहीं है और हमारी जिंदगी भी वीरान बना रखी है। लेकिन फिलहाल उसने फटाफट से फ़ोन उठा लिया था, क्योंकि वह जानता था अगर उसने अबीर सिंह राठौर का फ़ोन नहीं उठाया तो अबीर सिंह राठौर 1 मिनट नहीं लगाएगा उसके पास आने में। इसीलिए मजबूरी में उसको फ़ोन उठाना पड़ा था। फ़ोन उठाते ही अबीर ने उसे डांटना शुरू कर दिया था, मेरी बटरफ्लाई का पता चला या नहीं चला बताओ मुझे। तब अजीत अपने बराबर में लेटी हुए लड़की के होठों को चूमते हुए कहने लगता है, सर मैंने आपके बटरफ्लाई के बारे में सारी जगह पता करवा लिया है, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं लग पाया है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आप बस मुझे कुछ दिन की मोहलत दे, बहुत जल्द मैं उनके बारे में सारा सच पता लगा ही लूंगा। अब जैसे ही अजीत ने ये कहा, अबीर राठौर गुस्से से दहाड़ता हुआ गुस्से से बोलता, इस वक्त तुम किसी के साथ अपने प्राइवेट फ्लैट में रंगलीला मना रहे हो और तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट तक नहीं किया है। अब जैसे ही अबीर राठौर ने यह कहा, अजीत के माथे से पसीना निकलना शुरू हो चुका था, क्योंकि उसने तो सोचा था किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इस वक्त वह अपने फार्म हाउस में एक लड़की के साथ है। लेकिन अब जल्दी ही उसे वह फटाफट से वो उस लड़की के ऊपर से उठता है और अपने कपड़े पहनते हुए बोलता, बॉस प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कुछ दिन नहीं बस केवल 2 दिनों के अंदर अंदर उसे लड़की के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाकर दे दूंगा। बॉस बॉस प्लीज़ प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, मेरे बच्चों को कुछ मत करना, मेरे परिवार को कुछ मत करना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तब अबीर सिंह राठौर दहाड़ता हुआ बोलता, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, तब भी तू किसी और के साथ मौज मस्ती कर रहा है। याद रखना अजीत, अगर तुमने अब मुझे सच नहीं बताया और जल्द से जल्द मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बर्बाद करने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। ऐसा कहकर अबीर सिंह राठौर ने फ़ोन रख दिया था और एक बार फिर अपनी बटरफ्लाई में खो गया था। वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया, जिसे इंजेक्शन का नशा उसके शरीर में जब तक रहा वह तभी तक सो रहा था, लेकिन सुबह के 4 बजे के बाद अचानक ही उसकी आंख खुल गई थी और उसे अपने शरीर से अपने कंधे पर कुछ दबाव सा महसूस हुआ। जैसे उसने पलटकर देखा तो आस्था, जो कि बेड के दूसरे कोने पर सोए हुए थी, कब सरक सरक कर अरमान के पास आ गई और बिल्कुल उसके कंधे पर अपना सर रखकर, अपना हाथ उसके पेट पर रखकर एक गहरी नींद में अरमान पर अपने अधिकार जमाकर सो रही थी। अब जैसे ही अरमान ने अपनी आंखों के सामने आस्था को देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो आस्था को शुरू से ही अपने आसपास इसी तरह से देखना चाहता था और वो खुद भी हैरान था कि अचानक से कुछ ही दिनों में उसके साथ क्या हुआ है। कुछ दिनों में इस लड़की के साथ इतना ज़्यादा अटैच कैसे हो सकता है? क्या किया है इस लड़की ने मुझ पर? क्यों इस लड़की के आसपास रहना चाहता हूँ? क्यों इसे देखना चाहता हूँ? क्यों उसके खूबसूरत होठों को चूमना चाहता हूँ? मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, ये लड़की मेरी आदत बनती जा रही है और साथ ही साथ मेरी कमज़ोरी भी, जो ये ऑलरेडी बन चुकी है। अब मैं अपनी आदत और कमज़ोरी को कभी भी अपनी दुश्मनों के सामने नहीं आने देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी अरमान सिंघानिया के दुश्मन इतने थे, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। केवल तो से 3 दुश्मन ही खुल्लम खुल्ला उसके सामने आकर उसे चुनौती दिया करते थे या उस पर हमला करने की सोचा करते थे। लेकिन कुछ दुश्मन तो ऐसे थे जो उसके आसपास रहकर ही उसे धोखा दे रहे थे। ये बात अरमान से छुपी नहीं थी। इसलिए अरमान ने डिसीजन लिया था कि वह अब आस्था को चाहे डरा कर, धमका कर या किसी भी तरह से अपने पास रखेगा और 1 मिनट के लिए भी उसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देगा। यही सोचते हुए अरमान ने आस्था को अपनी बाहों में भर लिया था
और एक फिर बार और उसे अपनी बाहों में भरकर वो गहरी नींद में सो गया था। वही अगली सुबह जैसे ही आस्था की आंख खुली उसने देखा कि अरमान सिंघानिया के इस वक्त वो बेहद करीब थी और अरमान उसे चिपका हुआ सोया हुआ था। आस्था ने तुरंत खुद को छुड़ाने की कोशिश की थी लेकिन अरमान के पकड़ उसके शरीर पर कुछ ज्यादा ही मजबूत थी। हे कान्हा जी, हमें समझ में नहीं आता है कि हम सोते तो उस कोने पर है, फिर रात को हम इस खड़ूस सिंघानिया के पास कैसे पहुंच जाते हैं। हे भगवान, अब हम क्या करें, अब हम कैसे उठे यहाँ से। ऐसे बोलकर आस्था मन मन में अपने कान्हा जी को याद करने लगी थी और फिर खुद को छुड़ाने लगी थी। आस्था चुहिया सी थी, बिल्कुल पतली सी, इसीलिए अब थोड़ा सा कोशिश करके वह अरमान की बाजू में से निकलते हुए उठ खड़ी हुई और फटाफट से उठ गई थी। अरमान जो कि उस वक्त फिर सोया हुआ था, आस्था के उठने का उसे पता नहीं चला था। आस्था तो वहां उठकर बिना नहाए हुए सीधा अपनी नानी माँ के पास जा पहुंची थी। उसकी नानी माँ बोलती है, क्या बात है बेटा, तू यहाँ क्या हुआ। तब आस्था बोलती, नानी माँ, हम आपको एक बात बताना चाहते थे। हम बेड के दूसरे कोने पर सोए थे लेकिन पता नहीं कैसे हमने जब अब हमारी आंख खुली तो हम उस राक्षस सिंघानिया के बहुत पास में थे। अब जैसे ही आस्था ये बात बोलती है, नानी माँ ने कुछ पल सोच और बोली, अच्छा अच्छा चल ठीक है। अब आज के दिन तू एक काम कर, आज तो वैसे भी तेरी छुट्टी है ना, हॉलीडे है ना, तो एक काम कर, सारा दिन उसकी सारी बातें नोट करना और अच्छे से मुझे बताना, ठीक है। उसके बाद जो मैंने प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तब आस्था ने हाँ मैं हाँ भरी और फटाफट से एक बार फिर अपने कमरे में चली गई थी और जैसी वह कमरे में गई उसने देखा कि अरमान बेड पर था ही नहीं। अब आस्था धक से रह गई थी, उसे घबराहट होने लगी कि अचानक से अरमान कहाँ चला गया, क्योंकि सोकर उठते ही उसे सबसे पहले आस्था का ही ख्याल आया होगा। लेकिन आस्था तो यहाँ नहीं थी, तो अब आस्था को डर लग रहा था कि ना जाने अरमान अब उसे क्या बोलेगा। वेल, अब युवा अपने कमरे में खड़ी होकर अपनी आंखें गोल गोल घुमाकर कुछ सोच ही रही थी कि तभी पीछे से अरमान ने अपने सर को उसके कंधे पर रख दिया था। अब तो आस्था फ्रिज हो गई थी। धीरे धीरे वो मुड़ी और अरमान की ओर देखने लगी। तब अरमान पूछता, कहाँ गई थी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने यह बात तुम्हें पहले ही बताई थी कि सोते जागते मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। क्या बार बार मुझे ये बात रिपीट करनी पड़ेगी क्या, जो तुम इस तरह से मेरे साथ होकर भी साथ नहीं रहती और गायब हो जाती हो। अब अरमान की बात सुनकर आस्था थोड़ा सा हकलाते हुए बोलती हैं, जी वो हम बस नीचे नानी माँ से मिलने गए थे। उनकी तबीयत कल रात कुछ ठीक नहीं थी ना, उनको बहुत खांसी हो रही थी, तो हमें लगा कि हम एक बार उन्हें देख आए, बस हम वहीं से आ रहे हैं। क्योंकि आस्था ये जानती थी कि अरमान को झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, वैसे भी पूरे के पूरे घर में उसने सीसीटीवी लगवा रखी है, केवल नानी माँ के कमरे को छोड़कर। लेकिन बाकी उन दूसरी फुटेज में यह बात तो साफ पता चली जाती ना कि आस्था नानी माँ के कमरे में गई थी। तब अरमान मन में बोलने लगता है, तुम्हारी नानी माँ को यहाँ से जल्द भेजना होगा, क्योंकि मेरे हिस्से का टाइम तुम किसी को भी दो या मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तभी आस्था बोलती है, अब आपका हाथ कैसा है। तब अरमान ने बिना जवाब दिए बेपरवाही से अपने कंधे उचका दिए थे और बेफिक्री से बोलता है, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ फटाफट से तैयार हो जाओ। अब जैसे ही अरमान ने बोला कि फटाफट से तैयार हो जाओ, आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई और वह कंफ्यूजन से पूछती है, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, आज तो हमारी छुट्टी है और आज हम कॉलेज भी नहीं जाएंगे। तब अरमान बोलता, हम कॉलेज नहीं हॉस्पिटल जा रहे हैं रश्मि को देखने के लिए। अब जैसे अरमान ये बोलता है, आस्था के चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कुराहट आ गई थी। उसने नहीं सोचा था कि अरमान उसके कहने से पहले ये बोलेगा और साथ ही साथ उसके साथ डॉक्टर रश्मि को देखने के लिए भी चलेगा। तो ये बात वाकई काफी अजीब व गरीब थी कि फिलहाल उसने उसकी बात मान ली थी और फटाफट से वह बाथरूम में घुस गई थी और वहां जाकर उसने फ्रेश होना शुरू कर दिया था। सिंपल सा सूट पहना जो रश्मि के साथ मार्केट से लेकर आई थी। अब आस्था बड़े ही सिंपल तरीके से तैयार हुई थी।